वॉर पर देश का नंबर 1 शो देशित देख रहे हैं आप और मैं हूं आदिति त्यागी। आज रूस यूक्रेन वॉर का है 7वां दिन और आज का दिन यूक्रेन के लिए कल से भी ज्यादा खौफनाक रहा। वॉर के 7वें दिन क्या हुआ, पहले आप ये देखिए कि आज की 5 बड़ी खबरें कौन सी रही, ये हम आपको दिखाएंगे डिटेल में। और क्यों रूस का आज का बयान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दुनिया को क्या मैसेज देकर गया है, क्यों पुतिन कह रहे हैं कि वो जलाकर राख कर दें। सातवें दिन रूस का जबरदस्त हमला। खार्किव शहर पर रॉकेट की बरसात। टीवी टावर पर मिसाइल अटैक। पुलिस हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला। आर्म्स प्लांट पर हमला। टैंक स्कूल ट्रेनिंग पर रॉकेट अटैक। एयरफोर्स यूनिवर्सिटी पर हमला। यूक्रेन को क्या जलाकर राख कर देंगे पुतिन? पुतिन को अब कौन रोकेगा? रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस बड़े हमले की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये सबसे बड़ी और खतरनाक लड़ाई के लिहाज से ये बड़ी खबर खार्किव से आ रही है। अगले 1.5 घंटे में रूस खार्किव पर एक बड़ा अटैक करने जा रहा है। भारत सरकार ने खार्किव में फंसे भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि यूक्रेन के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे तक खार्किव को छोड़ दें। यानी अब सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त आप कह सकते हैं भारतीयों के पास बचा है खार्किव छोड़ने का। और ये एडवाइजरी MEA द्वारा जारी की गई है, जिसमें यूक्रेन के टाइम, लोकल टाइम 6 बजे तक पॉइंट्स हैं जहां पर भारतीयों को पहुंचने के लिए कहा गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 7वां दिन और ऐसा लग रहा है कि पुतिन अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं MEA की एडवाइजरी, जिसमें भारतीयों से कहा गया है कि यूक्रेन के लोकल टाइम 6 बजे तक वो खार्किव से दूर चले जाएं। 3 पॉइंट्स बताए गए हैं जहां पर इन्हें पहुंचना है। Друзья, отчитываемся, потратили все деньги, только что заработали терминалы в росте. Вот мы скупились, поразвозились, сейчас еще закинем в метро и мы кончились, поэтому если сбор денег снова... तो अभी आपने देखा किस तरह रिकॉर्डिंग करते वक्त ही ये स्ट्राइक की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं आज की 5 बड़ी खबरें क्या रही हैं, जो जाननी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रधानमंत्री पुतिन व्लादिमीर पुतिन से आज बातचीत कर सकते हैं। पिछले हफ्ते भी उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। इसके अलावा भारत सरकार ने खार्किव में रह रहे भारतीयों से शहर छोड़ने की अपील की है। यूक्रेन के लोकल टाइम 6 बजे का ये वक्त निर्धारित किया गया है, तय किया गया है। इसके अलावा रूस ने धमकी दी है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध हो सकता है। चौथी बड़ी खबर, खरसों पर रूस ने कब्जा कर लिया है और अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो बड़ा हमला कीव पर करेगा। और इस सब के बीच यूक्रेन का दावा, अब तक 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं।
जंग अब बेहद खतरनाक हो चली है। 7वां दिन होते होते रूस ने यूक्रेन में तांडव मचा दिया है। यूक्रेन के शहरों पर चारों तरफ से रॉकेट और मिसाइलें बरस रही हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक क्या हुआ, रूस जीत से कितनी दूर है, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए 7वें दिन कैसे पुतिन के टैंक, मिसाइल और रॉकेट ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। सबसे पहले देखिए उस शहर पर रूस का हमला जिसके कब्जे के लिए राष्ट्रपति पुतिन बहुत बेकरार हैं। रूस ने सबसे पहले हमला किया यूक्रेन की राजधानी कीव पर। कल से ही सबकी नजरें राजधानी कीव पर टिकी हुई थी। रूस पहले ही वार्निंग दे चुका था कि वो कीव पर हमला करेगा और रूस की वार्निंग कोरी धमकी नहीं थी। रूस ने जो कहा वही किया। कीव में टीवी टावर पर रूस की एक के बाद एक 2 मिसाइल आकर गिरी। जबरदस्त धमाके हुए। जब धुआं छटा तो सामने था तबाही का मंजर। चारों तरफ आग लग गई थी। यूक्रेन के फायर फाइटर आग बुझाने में जुट गए। कीव में रूस के मिसाइल हमले के जद में सिर्फ टीवी टावर ही नहीं आया, नाजी होलोकॉस्ट के दौरान मारे गए यहूदियों की याद में बने बाबिन यार मेमोरियल भी चपेट में आ गया। यूक्रेन के मुताबिक रूस के हमले में 5 नागरिकों की मौत हुई। लेकिन रूस का सबसे बड़ा हमला हुआ खार्किव शहर पर। पिछले 3 दिनों से रूस ने खार्किव शहर पर हमले और तेज कर दिए हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। रॉकेट हमले से शहर का क्या हाल हुआ ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी देखिए रूस का खार्किव शहर पर एक और हमला। यह हमला हुआ यूक्रेन के गृह मंत्रालय के रीजनल हेडक्वार्टर पर। इसी बिल्डिंग में खार्किव शहर का पुलिस हेडक्वार्टर भी था। हमले के बाद इस बिल्डिंग का क्या हाल हुआ आपके सामने है। बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल उड़ चुकी है। हमले की वजह से छत नीचे गिर गई। छत आग की लपटों के हवाले हो गई। लपटें इतनी भीषण थी कि इसने पास की रिहायशी इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया और जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जो इमारत खार्किव की चौकीदार के रूप में शुमार थी उसे रूसी फौज ने तहस नहस करके रख दिया। ये बिल्डिंग खार्किव शहर के फ्रीडम स्क्वायर पर मौजूद है। अब बिल्कुल खंडहर हो चुकी है। इस हमले में 6 लोग मारे गए। खार्किव पर एक और हमले का वीडियो देखिए। रूसी सेना ने खार्किव में यूक्रेनी सेना के आर्म्स प्लांट पर हमला किया। मिसाइल सीधा प्लांट पर आकर गिरा। रूस ने खार्किव की एयरफोर्स डिफेंस यूनिवर्सिटी पर भी बड़ा हमला किया। बिल्डिंग में इतने रॉकेट दागे गए कि पूरी की पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। बीती रात हुए इस हमले के बाद जब अंधेरा छटा और सुबह हुई तो सामने थी सिर्फ तबाही ही तबाही। बिल्डिंग के आसपास का पूरा एरिया तबाह और बर्बाद हो चुका था। यहाँ मौजूद ऐसी कोई चीज नहीं बची जो किसी लायक हो। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। रूसी सेना का अगला टारगेट था खार्किव के चुगवेव इलाके में मौजूद यूक्रेन की सेना का गोदाम। रॉकेट हमले में सेना का पूरा गोदाम जलकर तबाह हो गया। रूसी सेना लगातार खार्किव पर हमले कर रही है। एक और तस्वीर देखिए। खार्किव में रूस ने एक और बड़ा हमला किया। इस हमले में एक बड़ी रिहायशी इमारत तबाह हो गई। इस रिहायशी बिल्डिंग पर हमला बहुत जबरदस्त था। यहाँ पर मौजूद कोई भी बिल्डिंग रहने लायक नहीं रही। बिल्डिंग के सामने खड़ी कार अब कबाड़ बन चुकी है। अगला वीडियो देखिए। ये तस्वीरें यूक्रेनी फौज के फ्यूल टैंक की हैं, जिस पर रूसी सेना ने बम बरसा दिए। अटैक होते ही फ्यूल टैंक में आग लग गई और पूरा टैंक ही खाक हो गया। फ्यूल टैंक में ईंधन होने की वजह से आग भड़कती चली गई और यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा गई। अब ये तस्वीर देखिए। खार्किव के एयरफील्ड की है, जहां मिसाइल दागकर रूसी सेना ने सब कुछ तबाह कर डाला। यहां यूक्रेनी फौज के लिए टैंक और दूसरे सैन्य उपकरण बनते थे, लेकिन रूस ने इसे ध्वस्त कर दिया।
रूसी हमले की वजह से चमचमाता शहर खंडहर बनते जा रहा है। बाजार उजाड़ हो चुके हैं, सड़कें मलबों से अटी पड़ी हैं। रूसी फौज यूक्रेन के शहरों में कब्जा जमाती चली जा रही है। खार्किव में सुबह से ही रूसी मिलिट्री ने जबरदस्त शेलिंग की। इससे पहले रात भर हुई भयानक बमबारी ने खार्किव में सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। खार्किव और यूक्रेन के दूसरे शहरों पर रूस के हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर में बम फिट है। साथ ही हेलीकॉप्टर में हथियारबंद रूसी सैनिक निशाना लगाकर बैठे हुए हैं। वो ऊपर से ही यूक्रेनी सैनिकों और टैंक पर नजर रख रहे हैं। जैसे ही उनको टारगेट नजर आता है, अटैक हेलीकॉप्टर से ही गोलियां बरसनी शुरू हो जाती हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, रूसी फाइटर जेट सुखोई 25 भी रूसी सैनिकों को ऊपर से कवर फायर दे रहे हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, रूसी फाइटर जेट सुखोई 25 भी रूसी सैनिकों को ऊपर से कवर फायर दे रहे हैं। ये तस्वीरें कीव राज्य के बुखा की हैं। यहाँ रूसी लड़ाकू विमान सुखोई 25 आसमान से बम बरसा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। यूक्रेन के सैनिक भी रूसी टैंक और काफिले को निशाना बना रहे हैं। अब आपको हमले का एक और वीडियो दिखाते हैं। कीव राज्य के एक गांव में मौजूद टैंक स्कूल पर रूस ने 9 रॉकेट दागे। रॉकेट गिरते हैं, तेज रोशनी के साथ आग का बड़ा गोला आसमान पर छा जाता है। लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस पर पलटवार कर रही है। यूक्रेन की सेना के ड्रोन बहुत काम आ रहे हैं। यूक्रेन सेना की अजोव रेजिमेंट ने क्रीमिया में निशाना बनाकर रूसी सेना पर ड्रोन से हमला किया। इसमें रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी सेना को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। बड़ी संख्या में रूस के टैंक तबाह हो गए हैं। इस तस्वीर पर नजर डालिए। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन गया है। तबाह रूसी टैंक का यह काफिला करीब आधा किलोमीटर लंबा है। तबाह रूसी टैंक का एक और वीडियो देखिए। रूसी सेना का मुकाबला सिर्फ यूक्रेन की सेना ही नहीं कर रही है, यूक्रेन की जनता भी अपने तरीके से रूसी सेना का सामना कर रही है। जगह जगह रूसी सैनिकों को यूक्रेन के नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर में यूक्रेनी नागरिक रूसी बख्तरबंद काफिले के सामने आ गए, उन्हें रोक दिया। लोगों को डराने के लिए रूसी सैनिकों ने हवाई फायरिंग भी की, लेकिन यूक्रेनी नागरिक फायरिंग से घबराए नहीं। वो मिलिट्री ट्रक के सामने डटे रहे। अब आपको यूक्रेन के एक और शहर खारसान की जंग दिखाते हैं। रूस का दावा है कि उसने खारसान शहर पर कब्जा कर लिया है। खारसान के मेयर का भी कहना है कि रूसी सैनिकों ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। खारसान से एक वीडियो आया है जिसमें एक बिल्डिंग के सामने सड़क पर रूसी सैनिक मोर्चा लिए हुए हैं। बीच बीच में गोलीबारी की आवाज आ रही है। खारसान में रूसी सेना ने एयरपोर्ट पर भी अटैक किया। एयरपोर्ट से धुआं उड़ता दिखाई दिया। हमले के बाद एयरपोर्ट में आग लग गई। लेकिन खार्किव की तरह खारसान के लोग भी रूसी सैनिकों का मुकाबला करने सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने हाथ में यूक्रेनी झंडा लिया हुआ था और वह रूसी सैनिकों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। युद्ध का 7वां दिन भी बहुत भीषण रहा, लेकिन अब तक खार्किव और कीव पर रूस कब्जा नहीं कर पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई है। यूक्रेन संकट पर ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री यूक्रेन संकट पर कई हाई लेवल मीटिंग्स अपने मंत्रियों के साथ और विदेश मंत्रालय के साथ कर चुके हैं। मोदी सरकार के 4 मंत्री इस वक्त यूक्रेन के पड़ोसी देशों में है। भारतीय छात्रों के सेफ इवैक्यूएशन के लिए लगातार भारत सरकार काम कर रही है। और खार्किव को लेकर अभी हमने आपको बड़ी खबर भी दिखाई थी। एमईए द्वारा बाकायदा ये एडवाइजरी जारी की गई कि जो भारतीय हैं वो वहां से यूक्रेन के लोकल टाइम 6 बजे तक अलग अलग पॉइंट्स एमईए द्वारा बताए गए हैं, वहां पहुंच जाएं। और भारत सरकार लगातार इस बात को लेकर कमिटेड है, प्रतिबद्ध है कि
भारतीयों को सेफली वहां से निकाला जाए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई हाई लेवल मीटिंग्स कर चुके हैं। और यूक्रेन को सैन्य मदद देगा फ्रांस। आपको याद होगा इमैनुअल मैक्रों को धमकाने की कोशिश की गई थी रशिया द्वारा बयानबाजी के माध्यम से, और देखिए किस तरह से पलटवार करते हुए फ्रांस यूक्रेन को 4 रफाल देगा। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन जाएंगे ये 4 रफाल फाइटर जेट्स। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रांस अपने 4 रफाल फाइटर जेट्स देगा यूक्रेन को। यूक्रेन जहां पर एक के बाद एक रशियन हमले तेज होते हुए, सिटीज को एक के बाद एक कॉर्नर करते हुए यूक्रेनियन फोर्सेस को, और इस सब के बीच यूक्रेन के लिए ये बड़ी खबर, फ्रांस द्वारा 4 फाइटर जेट्स रफाल देने का वादा किया गया है। और यह कहा जा रहा है कि पोलैंड के रास्ते ये पहुंचेंगे यूक्रेन। जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर था, देश हित में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे थे। तब रक्षा विशेषज्ञों से लेकर हमारे दर्शकों तक ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा थी जो ये मान रहे थे कि युद्ध होगा ही नहीं। मीडिया वैसे ही बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, लेकिन युद्ध हुआ। और आज रूस और यूक्रेन वॉर का 7वां दिन है। जंग और तेज हो गई है, लेकिन बड़ा खतरा यह है कि क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध में तो नहीं बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा परमाणु युद्ध में, जो मौजूदा लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच। आज रूस ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है। रूस की धमकी को दुनिया नजरअंदाज तो नहीं कर रही, लेकिन धमकी जरूर बता रही है। जब रूस की साधारण मिसाइलें चलती हैं तो शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। जब रूस के रॉकेट लॉन्चर बरसते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें ढेर हो जाती हैं। रूस और यूक्रेन वॉर में आप हर दिन हमले और तबाही की नई नई तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी तबाही देखने के लिए क्या दुनिया बचेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस ने वॉर के 7वें दिन परमाणु युद्ध की धमकी दी है। रूस के मुताबिक तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा। रूस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के बड़े प्रतिबंधों के बीच इस दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये विनाशकारी होगा। यूक्रेन से जंग के बीच इस तरह का बयान कोई मामूली बयान नहीं है, और ना ही ऐसा बयान है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ने की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, रूस ने परमाणु मिसाइलों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है। दूसरी वजह, रूस के परमाणु हथियार हमले के लिए एक्शन मोड पर हैं। और तीसरी बड़ी वजह, अगर पश्चिमी देश जंग में सीधे कूदे तो फिर वो परमाणु हमला भी कर सकता है। मंगलवार को ही यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने वैक्यूम बम से हमला किया। बताया गया कि वीडियो वैक्यूम बम अटैक का ही है। वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है, लेकिन परमाणु बम के आगे वैक्यूम बम भी मामूली लगता है। रूस की एयरफोर्स हो या नेवी, पुतिन की परमाणु फोर्स की प्रैक्टिस जारी है। न्यूक्लियर वॉरहेड वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार है। न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ समुद्र में डटी है, और फाइटर जेट्स में न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलें भी लग चुकी हैं। इन सब के बीच पुतिन का 1 सप्ताह पुराना बयान अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों के दिमाग में अभी भी ताजा होगा।
то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав в мире. जहां तक अमेरिका का सवाल है तो रूस के बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार उसी के पास है, लेकिन अभी उसने परमाणु मिसाइलों का अलर्ट लेवल बदला नहीं है। We think provocative rhetoric like this regarding nuclear weapons is dangerous, adds to the risk of miscalculation, should be avoided, and will not indulge in it. We are assessing President Putin's directive, and at this time we see no reason to change our own alert levels. अगर रूस का दावा सही साबित हुआ, अगर तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध में बदला, तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका की भूमिका की बात की जाए तो चीयर लीडर से ज्यादा नजर नहीं आती। अमेरिका दिखाने के लिए तो मैदान में है, लेकिन वो यूक्रेन की सीमा में उतरने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन तालियां बजाकर यूक्रेन का हौसला तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सीधे खुद युद्ध में उतरने के लिए तैयार नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खलनायक साबित करने के लिए वो इतने डायलॉग मार चुके हैं कि अब तक तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी झुंझुलाहट होने लगी है। यूक्रेन पर रूस की सेना आग बरसा रही है। और यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कूटनीति के चूल्हे पर बयानों की रोटी सेकने में जुटे हैं। पुतिन अब जल्द से जल्द यूक्रेन को परास्त करने के मिशन पर हैं। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों का वजूद मिटाने पर आमादा है, लेकिन जो बाइडेन बयानों के बम गिराकर ही खुश हैं। वो मान चुके हैं कि अमेरिका और उनके मित्र देशों की आर्थिक पाबंदियों से रूस हार जाएगा और यूक्रेन जीत जाएगा। युद्ध के छठे दिन जब कीव के लोग कलप रहे थे, तब जो बाइडेन वहां से लगभग 7800 किलोमीटर दूर अमेरिकी संसद के सामने स्टेट ऑफ यूनियन में पुतिन को कोसकर अपनी जीत का हवाई किला बना रहे थे। 6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. यूक्रेन पर उस वक्त रूस की सेना गोले बरसा रही थी और जो बाइडेन यूक्रेन की बहादुरी पर तालियां बजवा रहे थे। रूस की हर गोली का जवाब बाइडेन पहले भी बोलियों से दे रहे थे और स्टेट ऑफ द यूनियन में भी उन्होंने जुबान सही मिसाइल दागे। Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. रूस पर हमले के पहले ही बाइडेन अपने बयान बहादुर अवतार में आ चुके थे। वो पुतिन को हत्यारा, तानाशाह और जाने क्या क्या उपाधि दे चुके थे। इस बार यूक्रेन के लोगों को उम्मीद थी कि पुतिन पर बाइडेन का हमला सिर्फ बयानों तक ही नहीं सिमटेगा। इसलिए बाइडेन के बयान से पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बयान दिया। ये बयान नहीं था, बल्कि बाइडेन से गुहार थी कि वो आखिर कब तक यूक्रेन को रूस जैसे पहाड़ से लड़ने के लिए अकेला छोड़ेंगे। Багато разів з президентом Байденом. Я вдячний йому за ці і можливості, і допомогу. Вони також мене не чули. Я їм говорив, що Україна буде боротися, ви побачите, міцніше за всіх. Але одні ми на самоті з Росією ми просто не зможемо. Партнери, якщо вони не готові брати Україну в НАТО
І якщо вони не готові брати Україну в НАТО через те, що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, то є гарантії безпеки, напрацьовані спільні для України. वोलोदिमीर जेलेंस्की के बयान में यूक्रेन की बेबसी किसी से छुपी नहीं थी। वो वही बता रहे थे जो सच था कि यूक्रेन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो रूस का सामना अकेले कर सके। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका बचा खुचा भ्रम भी तोड़ दिया। But let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो यूक्रेन को नेटो से दूर रखना चाहता है। हमले से पहले जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद और रूस को सबक सिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की। वो लगातार यूक्रेन को उकसा रहे थे कि वो नेटो में आएगा या नहीं आएगा, ये फैसला करने वाला रूस कौन होता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पुतिन पर मुंह ज़बानी इतने प्रहार किए कि यूक्रेन को भ्रम हो गया कि वो रूस की सेना से भी निपट लेगा। उसी भ्रम में उसने पुतिन की चेतावनी भी अनदेखी की। अब रूस के खिलाफ लड़ाई में जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तो पता चला कि अमेरिका के लिए यूक्रेन सिर्फ एक ढाल है जिसे वो नेटो के सदस्यों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसकी सच्चाई भी यूक्रेन को समझ में आने लगी है। उसे पता चल चुका है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की पाबंदियों से रूस चाहे जितना भी कमजोर हो जाए उससे यूक्रेन का कोई भला नहीं होने वाला। अपनी आर्थिक बर्बादी से पहले रूस की सेना यूक्रेन को बर्बाद करके ही मानेगी। ये सच्चाई अब यूक्रेन के सामने आ चुकी है और बयान बहादुर बाइडेन तो उसे बता ही चुके हैं कि लड़ाई यूक्रेन को अकेले ही लड़नी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा दें। खार्किव में रूसी गोलाबारी में एक अपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसके अंदर की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। खार्किव में लगातार रूसी हमले जारी हैं। रूस की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं खार्किव पर। और ये आप देख रहे हैं एक इमारत कैसे अंदर नुकसान हुआ है रूसी हमले की वजह से। तो एक अपार्टमेंट है और अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से तबाही हुई है रूसी हमले की वजह से। तो खार्किव में एक के बाद एक इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है रूसी सेना की ओर से। पहले भी हमने आपको दिखाया जो काउंसिल बिल्डिंग है, पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, उसको निशाना बनाया गया। ये एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है जिसमें नुकसान हुआ है रूसी हमले की वजह से। तो यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी हुई है और चारों तरफ मौत का मंजर है। आसमान जमीन से रॉकेट और मिसाइलें बरस रही हैं और ऐसे में मोदी सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो गया है, लेकिन पोलैंड में भारतीय दूतावास ने एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारतीयों को निकालने के लिए इंडियन एम्बेसी ने कैसे यूक्रेन में घुसकर भारतीयों को निकालने का प्लान बनाया, देखिए इस रिपोर्ट। Боже, сейчас нахрен все сгорит. Боже, ну дальше потекло. रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन में 7 दिन से जंग जारी है।
मिसाइल से हमले हो रहे हैं, रॉकेट से जबरदस्त अटैक हो रहे हैं, बिल्डिंगों पर बम बरस रहे हैं, आसमान से बमों की बारिश हो रही है, शहर की सड़कों पर जंग छिड़ी है, शहर की बिल्डिंगें जलकर खाक हो रही हैं। यूक्रेन के खूबसूरत शहर खंडहर बन रहे हैं। कीव का टीवी टावर मिसाइल हमले से तबाह हो चुका है। खार्किव शहर पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। खार्किव का पुलिस हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से बर्बाद हो चुका है। खार्किव की एयरफोर्स यूनिवर्सिटी तबाह हो चुकी है। रिहायशी इमारतें बम हमले से खंडहर हो रही हैं। आसमान से रूस के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट गोलियां बरसा रहे हैं। ऐसे खतरनाक और दहशत भरे माहौल में रॉकेट और मिसाइल हमलों के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन भारत सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पोलैंड में मौजूद भारतीय दूतावास ने ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जो जंग की हालात में करीब करीब नामुमकिन था। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार के 4 मंत्री इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर के करीब पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाल चुके हैं। जनरल वीके सिंह पोलैंड में हैं, हरदीप सिंह पुरी हंगरी, किरण रिजिजू स्लोवाकिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में मौजूद हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पोलैंड बॉर्डर से पहले भारतीय छात्रों को कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ रहा था। हालात बेहद नाजुक थे। प्लेन, फ्लाइट, बस, ट्रेन सब बंद हो चुकी थी। ऐसे में पोलैंड में भारतीय एम्बेसी ने भारतीय छात्रों को लाने के लिए यूक्रेन बॉर्डर के अंदर घुसने का फैसला किया। बिगड़ते हालात और लगातार गोलीबारी और रॉकेट हमलों के बीच ये काम नामुमकिन था, क्योंकि ये मिशन था यूक्रेन में 30 किलोमीटर अंदर घुसना, 400 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर पोलैंड पहुंचाना। यूक्रेन से पोलैंड के बॉर्डर तक पैदल आने में भारतीय छात्रों को 4 दिन लग रहे थे। ठंड के दौरान रास्ते में ही रात बिताने से कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। ये छात्र यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर पोलैंड की तरफ जाने वाले रास्तों पर थे। पश्चिमी यूक्रेन का शहर यावोरिव पोलैंड बॉर्डर से 49 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते से भारतीय छात्र पैदल पोलैंड की तरफ आ रहे थे। रास्ते में इन लोगों को यूक्रेन की सेना और बॉर्डर पुलिस परेशान कर रही थी। ऐसे में मिशन को जल्द अंजाम देने पर भारतीय दूतावास का सबसे बड़ा फोकस था। इस मिशन में मदद की पोलैंड में इंडो पोलिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज IPCCI ने रणनीति बनाने में मदद की। IPCCI के साथ मिलकर एम्बेसी ने 7 टीमें बनाई। एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया। यहां से पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही थी। मिशन पूरा करने के लिए 30 बसों का काफिला सोमवार शाम यूक्रेन से आ रहे छात्रों को लाने के लिए रवाना किया गया। करीब 500 भारतीयों को सुरक्षित पोलैंड के रेजेजो शहर के होटल प्रेसिडेंसी तक पहुंचाया गया। खुद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर मौजूद हैं। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और हालात का जायजा लिया। खूब आपकी मदद हुई है। बहुत ज्यादा और यूक्रेन में भी मदद हुई। बहुत ज्यादा मदद हुई। और इंडिया में ऐसे मदद तो इंडिया में भी इतनी हेल्प नहीं होती जहाँ इतनी इधर हुई है। बुधवार को करीब 600 छात्र पोलैंड से भारत रवाना हुए। रवाना होने से पहले वीके सिंह ने उनसे बात भी की। केंद्रीय मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में मौजूद हैं। वो रोमानिया एयरपोर्ट पर भारतीय छात्रों का हाल जानने पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत की। घबराए थके हारे छात्रों को उन्होंने दिलासा दिलाया कि भारत सरकार उनके साथ है। जब तक एक एक भारतीय की वतन वापसी नहीं होती, तब तक वो वहीं डटे रहेंगे। हटने वाला हूँ यहाँ से जब तक मैं तुम जैसे मेरे हर एक भाई को नंबर, ठीक है? ठीक है, अपना नाम और नंबर यहाँ दे देना। क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन अभी भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात खार्किव में है। खार्किव में रूस जबरदस्त हमले कर रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। मिसाइलें और रॉकेट गिर रही हैं। ऐसे में भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को तुरंत खार्किव छोड़ने को कहा है। जिन छात्रों को गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, उन्हें पैदल ही निकलने को कहा है। वक्त बहुत कम है। भारत सरकार रूस के संपर्क में है। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए
खुद प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। फ्लाइट से अब तक 3,352 भारतीय वतन लौट चुके हैं। भारतीय एयरफोर्स का मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर राहत सामान लेकर हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए रवाना हो चुका है। ये जब लौटेगा तो अपने साथ भारतीयों को लेकर लौटेगा। दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से ये शामिल है। 500 से ज्यादा लोगों को ये एक साथ ला सकता है। बुधवार को भी भारतीय छात्रों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात के छात्रों से उनकी ही भाषा में बात की। বাংলা থেকে কে কে আছে? বাড়ি ফেরত এসেছেন, খুব খুব অভিনন্দন জানাচ্ছি। ગુજરાત થી ક્યાંથી આવ્યા છે? કોણ કોણ છે? દરેક ગુજરાતીને સ્વાગત છે ઘરમાં. અને મહારાષ્ટ્ર શું કોણ કોણ આલે? વેલકમ બેક હોમ. कुल मिलाकर ऑपरेशन गंगा को पूरा करने के लिए भारत सरकार पूरा जोर लगा रही है। हालात जितने खराब होते जा रहे हैं, भारतीयों को यूक्रेन से निकालने की कोशिश भी तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध में भारतीय भी फंसे और पाकिस्तानी भी, लेकिन भारत सरकार अपने नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित ला रही है और पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। वैसे तो पाकिस्तान की सरकार, सेना और काफी संख्या में वहां के नागरिक भारत को पसंद नहीं करते, भारत के तिरंगे से नफरत करते हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए, वही तिरंगा आज यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी छात्रों की जान बचा रहा है। यूक्रेन में जंग के बीच पाकिस्तानियों ने थामा तिरंगा। जिस मुल्क को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, उस मुल्क में जिंदगी बचाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। इन छात्रों के हाथों में ये तिरंगा देख रहे हैं आप। ये तिरंगा हिंदुस्तान की आन बान शान तो है ही, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बीच अगर आप देखें तो इनकी जान बचाने का नाम तिरंगा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस तिरंगे को देखकर पाकिस्तान तिलमिला उठता है, वही तिरंगा यूक्रेन में संकट के समय पाकिस्तानियों का प्राण रक्षक साबित हुआ। आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। कैसे कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम। भारतीय झंडा काम आया। जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम आए। ये भारतीय छात्र हैं जो अपने वतन लौटने के लिए यूक्रेन से पहले रोमानिया पहुंचे। इन छात्रों का दावा है कि यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी और टर्की के छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए भारत का झंडा तिरंगा थाम लिया ताकि रूस के सैनिक तिरंगा देखकर उन्हें बाहर जाने दें। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने के लिए भारत ऑपरेशन गंगा चला रहा है, जबकि वहां फंसे पाकिस्तान के छात्रों को इमरान सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही।
एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखलों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। हमें एम्बेसी की तरफ से कोई इवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3,000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, की सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब भी आइए, आप तैयार आएगा, आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। पाकिस्तान के इन छात्रों को लग रहा होगा कि काश वो भी भारत के नागरिक होते तो आज सुकून से वतन लौट रहे होते। हालांकि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी काफी संख्या में हैं जिन्हें भारत से प्यार है, जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगते हैं। अब तक हम कहते आए हैं कि तिरंगा है तो हम हैं, और आज देश हित में हम पाकिस्तान के उन छात्रों को भी कहना चाहते हैं कि तिरंगा है तो वो हैं। इसलिए तिरंगे से मोहब्बत कीजिए, नफरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारतीय तिरंगे की ताकत आपने देख ली। और बात की जाए युद्ध की, तो रूस की जो लड़ाई है वो यूक्रेन से नहीं है। पुतिन की लड़ाई सीधे अमेरिका से है, जिसमें यूक्रेन बलि का बकरा बन चुका है। अमेरिका इसी बहाने रूस पर इतने प्रतिबंध लगा देना चाहता है कि उसकी हालत उत्तर कोरिया जैसी हो जाए। इसके लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की तरह तानाशाह साबित करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिमी देशों की सरकारें पुतिन को लोकतंत्र विरोधी पहले से ही मानती थी, और अब जो बाइडेन ने तो पुतिन को तानाशाह कहना भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर हमले को कूटनीति की नाकामी का नतीजा माना जा रहा है, जिसकी तुहमत अमेरिका ने पूरी तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर थोप दी है। अमेरिकी संसद में अपने भाषण में जो बाइडेन ने पुतिन को तानाशाह घोषित कर दिया और इसकी कीमत चुकाने की चेतावनी भी दी। When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बयान के बाद रूस के राष्ट्रपति को भी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की कतार में खड़ा कर दिया। बाइडेन की नजर में किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन में कोई अंतर नहीं है। अमेरिका की नजर में ये दोनों उनके और लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हालांकि किम जोंग उन की तरह व्लादिमीर पुतिन को रूस की सत्ता विरासत में नहीं मिली है। वो चुनाव जीतकर रूस के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन रूस में उनकी जीत को अमेरिका और पश्चिमी देश सत्ता की दहशत और धांधली का ही नतीजा मान रहे हैं। किम जोंग उन के बारे में पश्चिमी मीडिया ये दावा करता है कि वो अपने विरोधियों को जिंदा नहीं छोड़ते। यही आरोप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी लग रहा है। पुतिन पर नर्व एजेंट का इस्तेमाल करके अपने कई विरोधियों की हत्या करवाने का आरोप अमेरिका और यूरोप के देश लगा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया में इसी आधार पर उनकी छवि एक तानाशाह जैसी बन गई, और सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद बाइडेन ने भी पुतिन की छवि बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। You know Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. किम जोंग उन और पुतिन में एक और समानता अब अमेरिका और यूरोप के देशों को नजर आ रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आए दिन अमेरिका और उसके मित्र देशों को परमाणु हमले की धमकी देते रहे हैं। यही काम पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के बाद किया। उन्होंने रूस के परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर कर दिया, जिसे अमेरिका और नेटो के सदस्य देश
पुतिन का गैर जिम्मेदाराना रवैया बता रही हैं। पुतिन को किम जोंग उन के बराबर खड़ा करने की जो कूटनीति अमेरिका ने आजमाई, उसका इस्तेमाल अब उत्तर कोरिया भी कर रहा है। यूक्रेन में युद्ध के ही बीच उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण कर डाला। आमतौर पर मिसाइल टेस्ट करने के बाद किम जोंग उन अमेरिका को धमकी देते थे, लेकिन इस बार उत्तर कोरिया ने अमेरिका को लानत और पुतिन की तारीफ एक सुर में की। अमेरिका और पश्चिमी देशों की आधिपत्य कायम करने वाली नीतियां ही यूक्रेन संकट की जड़ है, जिसके लिए वो दूसरे देशों के साथ ज्यादती और एक तरफा कार्रवाई करते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस की वाजिब सुरक्षा चिंता को नजरअंदाज किया, जो सिर्फ अपनी सुरक्षा की कानून गारंटी मांग रहा है। लेकिन पूर्वी यूरोप में नेटो का विस्तार करके और हथियारों की तैनाती करके अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सुरक्षा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुतिन का दावा भी यही है कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों को ही यूक्रेन संकट का जिम्मेदार बता रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब पूरी दुनिया में एक बहस लोकतंत्र और तानाशाही पर भी चल रही है। अमेरिका की नजर में पुतिन का रवैया तानाशाही भरा है, जबकि अमेरिका के विरोधियों का आरोप है कि उसे तानाशाही केवल उन्हीं देशों में दिखती है जो उसे महाशक्ति मानकर झुकने से इनकार करते हैं। पुतिन को इस लड़ाई में समर्थन भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वॉर के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जिसकी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में खूब हो रही है। पुतिन के साथ ये वो शख्स है जो बेहद खतरनाक है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पुतिन के लिए जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। वो दुश्मनों को मिसाइलों से नहीं मारता, वो दुश्मनों को टैंकों से भी नहीं रौंदता, वो दुश्मनों पर रॉकेट भी नहीं बरसाता। तो फिर क्या करता है? वो दुश्मनों के गले काटता है। वो बेहद खतरनाक है, लेकिन पुतिन का सबसे बड़ा वफादार है। नाम है रमजान कादिरोव। 46 साल का रमजान कादिरोव रूस के चेचन्या प्रांत का प्रमुख है। जानते हैं पुतिन के बारे में रमजान कादिरोव क्या कहता है? वो कहता है, पुतिन की नीतियां और शब्द मेरे लिए कानून है। मैं पुतिन का सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, एक इंसान के रूप में भी सम्मान करता हूं। उन्होंने हमारे लोगों को बचाया है। वो एक हीरो है, वो ईश्वर का तोहफा है। इस समय जब रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है तो वो अपनी वफादारी साबित करना चाहता है और इसीलिए उसने अपने खतरनाक लड़ाके यूक्रेन भेजे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने यूक्रेन पर हमला करने आए चेचन्या ग्रुप के लड़ाकों को मार गिराया, जबकि चेचन्या या रूस की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। कहा जाता है कि कादिरोव के लड़ाके जहां भी लड़ते हैं बेहद बर्बर हो जाते हैं और पुतिन से भी कादिरोव की उम्मीद ऐसी ही है। दावा किया जा रहा है कि रमजान कादिरोव ने 10,000 लड़ाकों को रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा है। उसके पास रूस की दी गई हिट लिस्ट है। कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर $20,000 का इनाम रखा है। वो इस जंग को और ज्यादा बर्बर बनाना चाहता है। कादिरोव पुतिन का ऐसा वफादार है जो उनके कहने पर अपनी जान भी दे सकता है और जरूरत पड़ने पर किसी की जान ले भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन जंग की आग में जल रहा है क्योंकि अमेरिका ने रूस की चेतावनी को नजरअंदाज किया और यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। यह संकट अभी टला नहीं है और अमेरिका ने चीन की दुखती रग को जोर से दबा दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन संकट के बीच एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेज दिया, जिस पर भड़कते हुए चीन ने अमेरिका को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार। यूक्रेन फंसा बीच मझधार।
अब ताइवान पर चीन अमेरिका में तकरार। यूक्रेन में जंग अभी थमी नहीं है और अमेरिका ने तनाव का नया मोर्चा खोल दिया है। यूरोप का पारा चढ़ाने के बाद अमेरिका ने अपने अधिकारियों का एक दल ताइवान भेज दिया, जिससे चीन चिढ़ गया है। उसी ताइवान में जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है और ताइवान पर कब्जा करने के लिए हमला करने की धमकी भी दे चुका है। चीन के लड़ाकू विमान आए दिन ताइवान की वायु सीमा में उड़ान भरते रहे हैं और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि चीन किसी भी समय ताइवान पर हमला कर सकता है। और अब खुद अमेरिका ने चीन को ताइवान पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। ताइवान में अमेरिकी अधिकारियों के पहुंचते ही चीन ने जो बाइडेन को खुली धमकी भी दे दी कि वो ताइवान से दूर रहें, वरना इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। 美方炒作美舰过航台湾海峡，不知其意欲何为。如果美方想要借此给台独分子撑腰打气的话，我们要告诉美方，这只会加速台独势力的覆灭，美方也将为其冒险行径付出沉重代价。 अमेरिका ने जैसे यूक्रेन को रूस के हमले से बचाने के लिए मदद का भरोसा दिया था, वैसा ही वादा उसने ताइवान से भी किया है। अमेरिकी नौसेना का कोई न कोई युद्धपोत हमेशा ताइवान के आसपास ही रहता है। अभी यूक्रेन संकट के दौरान भी अमेरिकी युद्धपोत की दक्षिण चीन सागर में हलचल पर चीन ने ऐतराज जताया था और उसी के बाद अमेरिकी अधिकारी ताइवान पहुंच गए, जिस पर चीन का पारा बहुत गर्म है। 中方 恫吓施压的话，我们要正告美方，在14亿中国人民组成的钢铁长城面前，任何军力威慑都形如废铁。美舰过航台湾海峡这套把戏，还是留给那些迷信霸权的人看吧。 यूक्रेन से पहले यही माना जा रहा था कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ताइवान से हो सकती है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन को अकेले युद्ध लड़ने के लिए छोड़कर अमेरिका ने अपनी नजर ताइवान की तरफ क्यों घुमा ली? 那这其实不到1年之间，再次派遣这个非常重要的资深的访问团访问台湾，尤其在乌克兰的情势的时候到访呢，这展现了对于这个美国对台承诺坚若磐石这样的一个具体行动。那同时当然是展现了台湾议题在美国享有一个跨党派的一个高度的共识。 युद्ध की एक रणनीति ये कहती है कि एक साथ दो मोर्चे नहीं खोलने चाहिए। अमेरिका ने एक मोर्चा यूक्रेन में रूस के खिलाफ खोल रखा है और अब वो ताइवान में जो कुछ कर रहा है उसे चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने जैसा ही माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आगे अब आपको एक ऐसी रूसी लड़की से मिलवाते हैं। इस लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये लड़की है तो रूस की, लेकिन यूक्रेन के लोगों को टैंक चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। Если вдруг вам попадет, охраняй лайфхак, как его завести. Включаем массу, втыкаем. Все, завел. 2, 3. रूस के नागरिक А теперь фары и обдув стекла. यूक्रेन के साथ И включаем первую скорость. कहने को ये लड़की रूस की रहने वाली है, लेकिन सपोर्टर यूक्रेन की है। Если вдруг вам попадется свободный или брошенный БТР, то сохраняй лайфхак, как его завести. Включаем массу, оба генератора. Если вдруг вам попадется... जो सोशल मीडिया पर यूक्रेन की सड़कों पर लावारिस पड़े रशियन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी एपीसी टैंक को यूक्रेन की जनता को चलाने की ट्रेनिंग दे रही हैं। Стартер. Все, завелся. Предохранители. 1, 2, 3, 4. नात्सिया टाइमन रूस की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने अपना 1 साल पुराना वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, अगर आपको कोई रूसी बख्तरबंद टैंक सड़क पर खड़ा मिलता है तो उसे कैसे चलाते हैं मैं आपको बताती हूँ। Если
вдруг вам попадется свободный или брошенный БТР, то सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। Массу, оба генератора. Теперь втыкаем обогатитель. Опа, следующий у нас стартер. वीडियो में टाइमन टैंक के अंदर दाखिल होती दिखती हैं और एक एक कर उसे चलाने के स्टेप्स बताती हैं। Теперь фары и обдув стекла. Нажимаем сцепление. О! टाइमन खुद एक कार मैकेनिक हैं और YouTube पर भी काफी मशहूर हैं। И включаем первую скорость. नात्सिया टाइमन का ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूसी सैनिकों के पास ईंधन खत्म हो गया है और रूसी सैनिक यूक्रेन में अपने टैंक और एपीडी छोड़ रहे हैं। ऐसे में टाइमन को यूक्रेन के सपोर्टर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भले ही वो रूस की नागरिक हों, लेकिन उनका जन्म यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के लोगों ने भी युद्ध का विरोध शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा प्रदर्शन रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहा है। रूस के नागरिक यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। टाइमन के इस वीडियो को भी युद्ध के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। और रूस के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद रूसी सेना कीव तक नहीं पहुंच सकी है। इसके पीछे यूक्रेन की 6 लेयर सिक्योरिटी तो है ही, यूक्रेन की फौज के पास तुरुप का एक ऐसा इक्का है। जी हां, ये तुरुप का पत्ता नहीं, सचमुच में तुर्की का एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके यूक्रेन की फौज रूसी सेना पर कहर बरपा रही है। ये है यूक्रेन का ड्रोन बायरक्तश TB2 जिसे तुर्की ने बनाया है, और अब यही ड्रोन यूक्रेन का सबसे घातक हथियार बन चुका है। टारगेट लॉक और मिसाइल फायर। चंद पलों के अंदर जमीन पर काला गुबार उठता नजर आता है। गुबार छटता है तो वो काफिर जो चंद पल पहले तक सजा धजा हमले के लिए तैयार दिख रहा था, वो तबाह नजर आता है। यूक्रेन में रूस की सेना के काफिलों पर आसमान से कुछ इसी तरह कहर बनकर टूट रहा है यूक्रेन का टर्किश ड्रोन, जिसका नाम है बायरक्तश TB2। रूस की भारी भरकम फौज अपने काफिले लेकर यूक्रेन की जमीन पर घुस तो आ रही है, लेकिन यूक्रेन उसका सामना जमीन पर करने के बजाय आसमान से कर रहा है। रूसी काफिलों पर आसमान से यूक्रेन के ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। छब्बीस फरवरी को जब पहली बार यूक्रेन की सेना के ड्रोन अटैक का ये वीडियो वायरल हुआ तो तुर्की को भी अपने ड्रोन पर फक्र होने लगा। तब यूक्रेन ने दावा किया था कि यूक्रेन के दक्षिणी इलाके चोर्नोवायवका में उसकी सेना ने रूस के काफिले को नष्ट किया है और इसमें रूस का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम BUK पूरी तरह तबाह हो गया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसके ड्रोन्स अटैक में रूसी सेना को अब तक $5 करोड़ से अधिक के सैन्य साजो सामान तबाह हो चुके हैं। 26 फरवरी के बाद से तो रूसी सेना के फूके हुए काफिलों की तमाम तस्वीरें आने लगी, चाहे वो बोरोदियनका में रूसी सेना की आर्टिलरी के काफिले पर अटैक की तस्वीरें हों या रूसी सेना की फूकी हुई बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला। रूसी सेना के लंबे लंबे काफिलों के वाहन सड़क किनारे फूके हुए नजर आने लगे। यहाँ तक कि रूसी सेना के एक सप्लाई ट्रेन को भी यूक्रेन के ड्रोन ने तबाह कर दिया था, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जिस आसमानी योद्धा को उतारा है वो सतह से काफी नीचे उड़ने में माहिर ड्रोन है और इसे पकड़ना भी आसान नहीं है। बायरक्तश ड्रोन को मोबाइल स्टेशन से ऑपरेट किया जा सकता है और इसकी मैन्यूवरिंग कैपेसिटी इसे दुश्मन की नजर से बचाए रखती है।
अमेरिका के रीपर ड्रोन से 7 गुना कम वजन वाला ये टर्किश ड्रोन 24 से 30 घंटे तक आसमान में रह सकता है। इसमें लगी 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें 27,000 फीट की ऊंचाई से भी टारगेट पर सटीक वार करने में माहिर है। 1.5 क्विंटल तक के पेलोड को लेकर आसमान में गुम हो जाने वाला ये घातक ड्रोन इन दिनों रूस की सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि इस ड्रोन की घातक क्षमता रूस ने लीबिया से लेकर सीरिया और नागोर्नो काराबाख तक देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और इस युद्ध में यूक्रेन अपने कीव के किले की हिफाजत के लिए बेहद चुनिंदा और घातक हथियारों का इस्तेमाल तो कर ही रहा है। इसके अलावा यूक्रेन ने कीव में रूसी सेना को घुसने से रोकने के लिए 6 लेयर्ड सिक्योरिटी शील्ड बनाई हुई है। इसे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये चक्रव्यूह रच दिया है कीव के चारों ओर। कीव की सिक्योरिटी में सबसे बाहर यूक्रेन की सेना तैनात है, जो रूस के हमले को नाकाम भी कर रही है और उन पर हमला भी कर रही है। इसके बाद के लेयर में यूक्रेन की मिलिट्री पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके बाद तीसरी लेयर की सिक्योरिटी यूक्रेन की नेशनल पुलिस के हवाले है। चौथी लेयर में टेरिटोरियल फोर्स के जवान रूसी सेना पर नजर बनाए हुए हैं। 5वीं लेयर की सिक्योरिटी सिविल डिफेंस वालों के हाथ में है। और सबसे लास्ट लेयर में यूक्रेन की हथियारबंद जनता है, जिनके हाथों में ऑटोमेटिक वेपन से लेकर पेट्रोल बम तक है। और रूस का हमला करने का ये खास तरीका है जिसमें वो लगातार यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है। एक खास तरह का क्रॉस बनाकर रूस यूक्रेन की इमारतों पर मिसाइलें दागता है और ये इमारतें कुछ ही देर में मिट्टी में मिल जाती हैं। यूक्रेन के प्रशासन ने अब वहां के लोगों को इस निशान को पहचानने की अपील की है ताकि उनकी जान बच सके। रूस का ऑपरेशन एक्स। यूक्रेन पर आसमानी आफत टूट रही है। जहां भी होता है ये क्रॉस का खास निशान, बस उन्हीं इमारतों पर आकाश से दनादन हमले होते हैं। तेज धमाकों के बाद ये ऊंची ऊंची इमारतें आग की लपटें पकड़ लेती हैं। और आगे आपको दिखाते हैं डीएनए, देखिए सुधीर चौधरी के साथ।